बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा का दूसरा ग्रुप एलजी। लेकिन एलजी को पढ़ने से पहले एक लफ्ज़ याद आ गया, वो बाद में भूल ना जाओ। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं इसको समझें। पानी के अंदर जो बहुत छोटे जानदार जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पानी की लहरों की मर्जी से चलते हों, इनको प्लैंक्टन्स कहते हैं। और ये दो तरह के हैं। अगर इनका ताल्लुक प्रोटोजोआ से हो तो जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, और अगर ये एल्जी से हो तो फिर इनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। फाइटो जहाँ भी आए समझ लेना रिलेटेड टू प्लांट्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स फ्री फ्लोटिंग एल्जी को कहा जाता है, जू प्लैंक्टन फ्री फ्लोटिंग प्रोटोजोआ को कहा जाता है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों को मिलाओ तो प्लैंक्टन बने, तफसील में जाओ तो जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन। हाँ, प्लैंक्टन्स आर द फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और if they belong to protozoa then they are called zooplanktons, but if they belong to algae then they are called phytoplanktons। हो गया ये क्लियर? अच्छा, अब एल्जी की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के 3 सब ग्रुप्स थे, प्रोटोजोआ, एल्जी और मोल्ड, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड कहते हैं। तो इसमें हम प्रोटोजोआ को पढ़ चुके हैं। आज बारी है एल्जी की। एल्जी हैबिटेट के लिहाज से देखा जाए तो इनका मेजर जो हैबिटेट है वो वाटर है, एक्वेटिक है ये। अब एक्वेटिक में ये मेरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी। मेरीन तो समंदर हो गया, वो एक ही तरह का है। फ्रेश वाटर की अक़साम है, ये रनिंग वाटर में भी पाए जाते हैं। रनिंग वाटर किस चीज़ का हो सकता है? दरिया, स्ट्रीम्स और स्मॉल जो वाटर बॉडीज हैं जहाँ पानी फ्लोट करता है, फ्लो करता है। इसी तरह स्टेगनेंट वाटर कहलाता है। स्टेगनेंट वाटर किसे कहते हैं? जो ठहरा हुआ है, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और इस तरह के रिजर्वायर्स। इसके अलावा ये इसी पानी में ही हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, गर्म पानियों में, जिनका पहले हमने जनरलाइज करके डिस्कस किया था, और ग्लेशियर्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखने की है कि जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा वो ग्लेशियर में नहीं हो सकता, जो ग्लेशियर में पाया जाएगा वो हॉट स्प्रिंग में नहीं होगा। इनके अपने वो है। इसके अलावा ये एपीफाइट्स हैं। ये लफ्ज़ जनरल है। एपी ऊपर को कहते हैं, फाइट प्लांट को कहते हैं। तो एपीफाइट प्लांट के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं, लेकिन प्लांट को इनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरा कोई हो तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ हैं। इसलिए पौधे की सिर्फ हैबिटेट शेयर करते हैं ये, बाकी पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और इसी तरह मॉइस्ट लैंड्स, गीली जगहों पर भी ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये सिम्बायोटिक फॉर्म में, ये फंजाई के साथ मिलकर लाइकेंस बनाते हैं। लाइकेंस का भी जिक्र हो चुका है। जो पत्थरों के ऊपर रंग बिरंगे चिपकी हुई चीज़ें होती हैं उनको लाइकेंस कहते हैं। वो एल्जी और फंजाई का मजमुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका हैबिटेट काफ़ी लंबा चौड़ा है। यूँ कह सकते हैं आप कि लैंड की कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी, हर जगह ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। तो ये हो गया इनका हैबिटेट। अब आते हैं एक और बड़ी फैक्ट की तरफ। फोटोसिंथेसिस में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्जी इन फोटोसिंथेसिस। जी जी, साइनोबैक्टीरिया भी हैं। लाइकेंस की अक़साम है ना बहुत सारी, तो साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस प्लांट जैसा करते हैं, तो वो भी लाइकेंस का हिस्सा है। लेकिन ज़्यादातर जो लाइकेंस हैं वो एल्जी और फंजाई का है। तो लाइकेंस की बहुत सारी अक़साम हैं। कभी मौका मिला तो मैं कुछ अक़साम आपको बताऊंगा। ठीक हो गया? अच्छा, फोटोसिंथेसिस में इनका कितना किरदार है? ये है
50 to 60%। ये बहुत एहतियात करके बता रहे हैं कि ये जहन नहीं मानता। सबसे पहले देखें, फोटोसिंथेसिस करने वाले लैंड के जानदार कौन से हैं? प्लांट्स। प्लांट तो इतने बड़े बड़े हमें नजर आते हैं और घास के मैदान नजर आते हैं। ये इतने सारे पौधों का कंट्रीब्यूशन 40% हम कह रहे हैं, और एलजी जो ज़्यादातर यूनिसेलुलर है उनका कंट्रीब्यूशन 60% कैसे हो सकता है? तो इसके लिए एक झलक देखें आप। दुनिया के ऊपर नजर डालें तो दुनिया में पानी ज़्यादा है या खुश्की? पानी ज़्यादा है। और ये इस तरह से हम अगर जनरल डिस्कशन करें तो ये लैंड है 30% और ये 70% वाटर है। एलजी यहाँ जो पानी है 1% उसमें भी ये है, और समंदर में तो है ही। और समंदर में कितनी तह है इनकी? 600 फीट तक। जहां तक धूप पहुंचती है वहां तक एलजी है। और अब एक और पॉइंट भी देखें, ये खुश्की के जो पौधे हैं ये रात को फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दिन को करते हैं। सर्दियों में जब इनके पत्ते उतर जाएं नहीं कर सकते, पत्ते हों तो कर सकते हैं। जबकि एलजी के लिए ये मसला नहीं है। आधी दुनिया में अगर दिन है तो ये वाले एलजी बिजी रहेंगे, जब यहाँ रात होगी तो इधर दिन होगा तो ये एलजी बिजी रहेंगे। और समंदरों के ऊपर सीजन्स नहीं आते, इसलिए एलजी सारा साल बिजी रहते हैं। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं एलजी मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के भी जिम्मेदार हैं, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के भी जिम्मेदार हैं, और जो इकोसिस्टम की फूड चेन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स भी एलजी हैं। तो कितना अहम ग्रुप है ये। तो सर जो मरीन एनिमल्स है वो एलजी का बना हुआ ऑक्सीजन ही इस्तेमाल? जी 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 वो एलजी का बना हुआ। इसीलिए आप एक और सुना होगा नाम, ये फैक्ट कि सी लेवल पर ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, हाइट्स पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो उसकी वजह ये है। और हमारे इलाकों में जितने हमारे पौधे हैं ये डेसिडुअस प्लांट्स कहलाते हैं। इनके लीफ गिरने के बाद सर्दियों में ऑक्सीजन की कमी इधर काफ़ी हो जाती है। वो तो खैर गैस है इसलिए डिफ्यूज़ होकर सी में जो प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन हम तक भी पहुंचती है, लेकिन सर्दियों में इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी फैक्ट है। तो एलजी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं हमारे इसमें। और खुराक में भी जितने समंदरी जानदार हैं, जहाँ एलजी होगी वहाँ फूड चेन होगी। एलजी के अलावा कोई और सोर्स वहाँ नहीं। तो ये भी आप जहन में रखेंगे कि 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस, रफली 60% इज कैरिड आउट बाय एलजी। इसके बाद है इनकी शेप और साइज में क्या फ़र्क है। पहले साइज इनका माइक्रोस्कोपिक, ये एलजी भी हैं, जितना यूनिसेलुलर हैं बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और इसके अलावा जो 60 to 75 मीटर्स लॉन्ग जो केल्प्स का जिक्र हुआ था वो भी इस ग्रुप में है। तो इसका मतलब है कि साइज बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत छोटे छोटे भी हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं। और इसके अलावा शेप के लिहाज से कोई यूनिसेलुलर है तो ये सेल्स अकेले अकेले सेल्स हैं, लेकिन ये यूजुअली स्फेरिकल टाइप के ये सेल्स हैं, या कॉलोनी की शक्ल में मौजूद हैं। और कॉलोनी इस तरह से फिलामेंटस कॉलोनी भी हो सकती है, और फिलामेंटस कॉलोनी की दो शक्लें हैं। ये टर्म भी जहन में रखें कहीं हम भूल न जाएं। इसको तो आप सिंपली फिलामेंटस कॉलोनी कह सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, ये सेल्स ने बीच की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को खत्म किया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये सेल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं और अंदर एक मुस्तकिल एक शेप बन गई जिसमें साइटोप्लाज्म घूम सकता है। इसको कहते हैं सिनोसाइटिक कॉलोनी। कौन सी हो गई? जहां एडजेसेंट सेल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। फ्यूज होने की वजह से क्या हुआ, उनका साइटोप्लाज्म फ्रीली मूव कर सकता है बिटवीन दीज सेल्स, अमंग दीज सेल्स, और न्यूक्लियाई इधर एक ये हो सकता है। इसके बाद कॉलोनी फिलामेंटस भी हो सकती है और इस तरह की कॉलोनी भी हो सकती है। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपके सामने मिसालें आएंगी इनकी। स्फेरिकल कॉलोनी कहते हैं इसको। तो ये है फिलामेंटस कॉलोनी, ये है फिलामेंटस बट सिनोसाइटिक कॉलोनी, एंड दिस इज स्फेरिकल कॉलोनी।
ये मुख्तलिफ शेप्स हो गई। इसी तरह बहुत सारे सिंपल मल्टी सेलुलर भी हैं, और मल्टी सेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर का फर्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपल मल्टी सेलुलर है, बुक में जगह जगह लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर नहीं है बेटा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इधर है ही नहीं, इसलिए आप मल्टी सेलुलर नहीं कर सकते। लेकिन जो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं वो इस तरह के छोटे छोटे भी हैं। मसलन एक है, आगे पढ़ेंगे हम, सी लेटस, इस तरह के देखने में ये काफी बड़ा लगता है, लेकिन इनसे कहीं बड़ा कैल्प है जिसका साइज हमने इधर भी मेंशन किया, 75 मीटर तक हो सकता है। तो ये इतने ह्यूज बॉडी वाले हैं जिनको सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, कॉलोनी की इतनी अकसाम भी हैं, और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ये नहीं। ये शेप्स का जिक्र हुआ। इसी में एक और बात याद आई है तो साथ में वो भी सुन लें। खास तौर पर जो सिंपल मल्टी सेलुलर हैं उनके जिस्म में रूट, स्टेम और लीफ की तमीज नहीं होती। ऐसी बॉडी को कहा जाता है थैलस बॉडी। When a body of algae, fungi or some other organisms cannot be differentiated into root, stem or leaf, such a body is called thallus. समझ में आ गया? यानी देखने में हम फर्स्ट से इसको देखें तो हमें कैसा लगता है, ये रूट जैसा लगता है, ये स्टेम जैसा लगता है, ये लीफ जैसा लगता है, लेकिन जैसा है लीफ नहीं है। ट्रू लीफ कौन सा होता है? जिसमें जाइलम फ्लोएम हो, टिश्यूज है ना वो। ट्रू रूट भी उसको कहते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम हो। ट्रू स्टेम भी वो है जिसमें जाइलम फ्लोएम है। यहाँ तो टिश्यू है ही नहीं। इसलिए देखने में अगर एल्गी की कोई चीज आपको लीफ जैसी लगे तो उसको लीफ नहीं कहना, रूट जैसी लगे तो उसको रूट नहीं कहना, अलग नाम है। मसलन स्टॉक, इसका नाम स्टॉक है, ये होल्ड फास्ट है, ये ब्लेड कहलाता है। ना इसको लीफ कहा, ना इसको स्टेम कहा, ना इसको रूट कहा, लेकिन पूरी बॉडी को क्या कहेंगे? थैलस बॉडी। थैलस और थैलॉइड बॉडी कहलाएगी ये, याद रखेंगे ये। इसके बाद है इनके पिगमेंट्स का जिक्र। पिगमेंट्स क्योंकि ये हमने पहले कहा कि ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो इनके पास पिगमेंट्स होने चाहिए। इनके पिगमेंट्स प्लांट जैसे हैं। क्लोरोफिल ए और बी दोनों हैं। इसके अलावा ज़ेंथोफिल ये भी है, आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। ज़ेंथोफिल किस कलर का था? येलो। और कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन्स ये किस रंग का था? ऑरेंज। इनके अलावा इनके पास कुछ और पिगमेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फाइकोएरिथ्रीन ये रेड रंग का होता है। फ्यूकोजेंथेन ये वायलेट टाइप का होता है, ETC। तो अब आप मुझे बताएं, प्लांट्स के पास पिगमेंट ज्यादा थे या एल्गी के पास? एल्गी के पास ज्यादा है। वैरायटी है, लेकिन इन सब का हर जगह होना जरूरी नहीं है। यहां याद रखना, क्लोरोफिल ए और बी हर एल्गी में है, बाकी ये पिगमेंट्स वेरी करते हैं, किसी ग्रुप में है किसी ग्रुप में नहीं है। इन्हीं पिगमेंट की वजह से एल्गी के जनरल नाम रखे गए हैं। किसी को रेड एल्गी कहते हैं, किसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, किसी को गोल्डन एल्गी कहते हैं। तो ये जो दीगर कलर्स के नाम लिए गए वो इन एक्स्ट्रा जो पिगमेंट्स थे उनकी वजह से कहा गया। ये सारे पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उसी एब्जॉर्प्शन लाइट से ये एल्गी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसी प्लांट्स करते थे, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सही, लास्ट वाला क्या है? फ्यूकोजेंथेन। फ्यूकोजेंथेन ETC, सी लिखना भूल गया मैं। फाइकोएरिथ्रीन, एरिथ्रीन, फाइकोएरिथ्रीन। इसके बाद बारी आती है रिप्रोडक्शन की। एल्गी में रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन चीज है। फ्यूकोजेंथेन है बेटा, ये फ्यूकोजेंथेन। अच्छा, रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल है, कभी कभार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। मोर कॉमन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ एक फर्क है, नो
मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है मल्टी सेलुलर। इसी तरह नो एम्ब्रियो, बल्कि मुझे याद आया एक और जुमला, ये भी सुनते जाओ। एलजी किसी जमाने में प्लांट किंगडम में शामिल थे। 3 वजूहात की वजह से इनको प्लांट से अलग किया गया। पहली वजह, सारे प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं, एलजी मल्टी सेलुलर नहीं है। अभी मैंने कहा ना, या यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल या सिंपल मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है एलजी, प्लांट मल्टी सेलुलर है। एक फर्क भी आ गया। दूसरा, प्लांट के पास मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव सेल्स को महफूज किया जाता है। ये खुद मल्टी सेलुलर नहीं है, तो मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे आएंगे? लिहाजा ये दूसरी खामी थी इनकी, जिसकी वजह से इनको प्लांट से अलग करना पड़ा। तीसरा, प्लांट किंगडम में एम्ब्रियो बनता है, एलजी के पास एम्ब्रियो नहीं है। अब ये एम्ब्रियो क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी जिंदगी के इब्तदाई मरहले में उनको एम्ब्रियो कहते हैं। आगे हम जाएंगे तो एम्ब्रियो से भी वाकिफ हो जाएंगे और इसकी तफसील भी आएगी। तो आपसे कोई पूछे एलजी को प्लांट किंगडम से अलग क्यों किया गया, तो आप क्या बताएंगे? 3 वजूहात थी। पहली वजह, ये मल्टी सेलुलर नहीं थे। दूसरी वजह, मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके पास नहीं थे। तीसरी वजह, एम्ब्रियो नहीं बनता था। इसलिए एलजी को प्लांट किंगडम से अलग किया गया, वरना सारी खूबी प्लांट्स वाली इनमें है। मसलन सेल वॉल भी इनकी सेलुलोज की है। कुछ है इक्का दुक्का स्पीशीज जहाँ सेल वॉल नहीं है, वरना सबके पास सेल वॉल है और वो सेलुलोज की बनी है। बाकी पिगमेंट्स भी अभी हमने देखा, वो भी प्लांट जैसे हैं। तो ये हैं बेसिकली प्लांट्स। अगर हम ये कहें कि एलजी प्लांट्स नहीं हैं लेकिन प्लांट्स के एंसेस्टर हैं, तो ये गलत नहीं है। प्लांट इन्हीं से इवॉल्व हुए। अब इनके अंदर भी ग्रुप्स हैं, तो किस ग्रुप से इवॉल्व हुए उस पर साइंसदानों में इख्तिलाफ है। ये हो गया जी इनकी रिप्रोडक्शन का जिक्र। इसके बाद आती है बारी फ्लैजेला की। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो बता दें। एलजी मोटाइल है या नॉन मोटाइल? सम आर मोटाइल एंड अदर्स आर सेसाइल। सेसाइल या सेडेंट्री का मतलब क्या है? जो हरकत नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे करते हैं। तो सवाल उठेगा, हरकत करने वाले किसकी मदद से हरकत करते हैं? तो लोकोमोटरी ऑर्गन है इनका फ्लैजेलम। एक को फ्लैजेलम, एक से ज्यादा को फ्लैजेला कहते हैं ना, तो इनके पास फ्लैजेलम होता है। यानी यूं कह रहे हैं कि दे हैव फ्लैजेला इन देयर अर्ली लाइफ स्टेजेस। अपनी जिंदगी के शुरू में तमाम एलजी के पास फ्लैजेला होता है। सिर्फ एक ग्रुप है, ब्राउन एलजी। ब्राउन एलजी को रोडोफाइटा कहा जाता है। इनमें लेक फ्लैजेला, मैं दोबारा बताता हूं ये रुकता। ब्राउन एलजी वाहिद ग्रोह है एलजी का जिसमें किसी भी मरहले पर फ्लैजेला अपीयर नहीं होते, जबकि बाकी तमाम एलजी में या ताहयात फ्लैजेला है या जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर फ्लैजेला पाया जाता है। इसको भी प्लांट से अलग करने की एक वजह बताई जाती है, लेकिन यह वजह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में भी फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्पेशली जो पोलन ग्रेन्स वगैरह हो सकते हैं प्लांट्स के बहुत सारे ग्रुपों में। तो एलजी में 6 ग्रोह है, 6 में से एक ग्रुप में फ्लैजेलम किसी मरहले पर भी नहीं होता। वो कौन सा है? ब्राउन एलजी। तो ये अलग हो गया ना, ये पॉइंट आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है कि एलजी का ग्रुप है ब्राउन एलजी, जिसके फाइलम का नाम क्या है? रोडोफाइटा। रोडोफाइटा इसके फाइलम का नाम है। दे लेक फ्लैजेला ड्यूरिंग होल लाइफ। इनकी पूरी जिंदगी में फ्लैजेला नहीं। टाइप है एलजी का। एलजी के मैंने कहा ना 6 ग्रोह हैं, उनमें से एक का नाम ये है। अच्छा, अब आते हैं एलजी के वो ग्रोह कौन से। पहले इधर हमने नाम लिखा है तो इसी पर वो बहस करते हैं, एक छोटी सी बहस है। वो ये फाइटा का मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब होता है प्लांट। जब एलजी प्लांट किंगडम का हिस्सा थे
तो एल्जी और फंजाई दोनों को मिलाकर, बल्कि एल्जी, फंजाई और बैक्टीरिया को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम थैलोफाइटा था। थैलस बॉडी की वजह से, फाइटा मीन्स प्लांट। लेकिन इसी दौरान एल्जी के फाइलम के नाम के साथ भी ये नाम रखा गया था। मसलन रोडोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, फियोफाइटा तक समझे ये नाम रखे गए थे। लेकिन फाइटा की वजह से लोगों को गलतफहमी हो रही थी कि ये प्लांट में तो नहीं है, इसलिए इन नामों को अब आस्ते आस्ते ख़त्म किया गया है। ख़त्म नहीं किया गया, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय जनरल नाम रखे गए, आसान नाम। अब आसान नाम क्या हो गया? रोडोफाइटा का आसान नाम क्या है? ब्राउन एल्जी। कितना आसान नाम हो गया। रोडोफाइटा के मुकाबले में ब्राउन एल्जी की स्पेलिंग भी आसान है जी। रेड एल्जी लिखा है। सॉरी रेड एल्जी है, मैंने ब्राउन कहा है, सॉरी, थैंक यू। नहीं है बेटा, रेड में नहीं है। ब्राउन एल्जी को फियोफाइटा कहते हैं। मुझसे ये गलती हो गई, इसको दुरुस्त करें, थैंक यू वेरी मच। रेड एल्जी हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं है। ब्राउन एल्जी को फियोफाइटा कहते हैं, रेड एल्जी को रोडोफाइटा कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुपों के नाम क्या है? तो सबसे पहले आसान वाले नाम रखे गए। अब ये गलत हो गया, मैं बाद में दुरुस्त करता हूँ इसको, ठीक है। देखें, इस वक्त एक ग्रुप का नाम है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, पुराना नाम इसका था यूग्लिनोफाइटा, अब आसान हो गया ना, यूग्लिनोइड। दूसरा ग्रुप है इनका डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स ये दोनों मुश्तरक करके पुराने जमाने में फाइटोफ्लैजिलेट्स कहते थे। जिस तरह जू फ्लैजिलेट आया था पहले, ये फाइटोफ्लैजिलेट थे। दोनों में फ्लैजिला है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तीसरे ग्रुप का नाम है डायटोम्स। डायटोम्स को क्राइसोफाइटा कहा जाता है। इसी तरह एक और ग्रुप है ब्राउन एल्जी, जिनको फियोफाइटा कहा जाता है। रेड एल्जी रोडोफाइटा कहा जाता है। ग्रीन एल्जी क्लोरोफाइटा कहलाते थे। कितने ग्रुप हो गए? 6। प्रोटोजोआ के भी 6 थे, इनके भी 6। अब इधर आ जाए यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा इसका एक बहुत मशहूर नुमाइंदा है यूग्लिना, उसके नाम से बना। और ये एक्वेटिक है सबके सब, यूनिसेलुलर है, फ्री लिविंग है। यूग्लिना इसकी बहुत, जी बेटा, डायटोम्स है, डायटोम्स, डायटोम्स, एम है, एम, डायटोम्स। इनको गोल्डन एल्जी भी कह सकते हैं, गोल्डन एल्जी भी कहा। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ यूग्लिनोइड्स क्यों कहा यूग्लिना जैसे। यूग्लिना इस तरह का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में पाया जाता है। समझो करना बेटा, ये डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड्स में क्या फर्क है ये बताना जरूरी है। दोनों फ्लैजिलेट्स हैं, लेकिन फर्क ये है कि यूग्लिनोइड्स में 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फंक्शनल बड़ा फ्लैजिलम है, एक बहुत छोटा सा रुडिमेंट्री फ्लैजिलम है। रुडिमेंट्री इसलिए कहते हैं कि ये शायद कभी फंक्शनल था, अब फंक्शनल नहीं है। तो 2 फ्लैजिला हैं, लेकिन दोनों फंक्शनल भी नहीं है, दोनों बराबर भी नहीं है। एक बड़ा है, फंक्शनल है, और एक छोटा रुडिमेंट्री है। और मजे की बात यह है, इसमें इस तरह से क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ये यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है और फ्लैजिलम की मदद से हरकत करता है। ये उम्र भर हरकत कर सकता है जी। अच्छा, ये एक और बड़ी खूबी, इसने बड़ा चकरा दिया है साइंसदानों को। इस वक्त इसको बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम या प्रोटोजोआ में भी पढ़ा जाता है, एल्जी में भी पढ़ा जाता है। हरकत की वजह से शुरू में इसको एनिमल समझा गया, उधर प्रोटोजोआ में रखा गया, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट में रखना पड़ा। और फिर चकरा इस तरह से दिया, अगर मुसलसल 3 दिन तक इसको अंधेरे में रखो ना, ये क्लोरोप्लास्ट खत्म करके प्रोटोजोआ की तरफ फीडिंग करता है। तो ये साइंसदानों को फैसला करने ही नहीं दे रहा है कि प्रोटोजोआ में रखें या एल्जी में रखें।
लेकिन फिर भी बहरहाल एलजी में ये रखा गया है। और इस तरह के जितने भी हैं उन सबको यूग्लिनोइड्स कहा जाता है। ये दो तरह की न्यूट्रिशन करते हैं। जब लाइट दस्तयाब हो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट दस्तयाब नहीं हो तो इंजेस्टिव फीडर्स बन जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे।